दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे एक इस किस्म के केस की जो ले दे के एक करप्शन का केस था, लेकिन उसमें एक नौजवान की जान चली गई। बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट है, जहाँ पे एक सरकारी मुलाजिम का बड़े लेवल पे साल दर साल रिश्वत लेने का मामला है। और जब उस घर पे रिकवरी के लिए पंजाब पुलिस की एक टीम जाती है तो वहाँ पे एक नौजवान, उस ऑफिसर का बेटा, कि बड़ी संदिग्ध हालात में एक बड़े अजीब किस्म के सरकमस्टांसेस में मारा जाता है। क्या है पूरी कहानी? क्या ये पुलिस का कहना है एक सुसाइड था, और जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि ये एक मर्डर है, लेकिन जो जानकार हैं उनका कहना है ये एक्सीडेंटल डेथ है। आज हम बात करेंगे कि ऐसी बात हुई तो कैसे हुई। एक बहुत संगीन मामला है। हमारे देश में करप्शन का इतना बोलबाला है कि हम सब चाहते हैं करप्शन दूर हो, ख़त्म हो, लेकिन इतनी बड़ी करप्शन इतने बड़े लेवल पे होती है और इतने सालों में हमारी एजेंसीज़ को पता ही नहीं चलता कि इस आदमी ने इतनी बड़ी दौलत इतने सालों में कमा के रखी, और आज जब वो आदमी अपने रिटायरमेंट के करीब है, बाहर जा रहा है सर्विस से, उसके ऊपर अचानक रेड होती है। ये बात है पंजाब के एक IAS अफसर संदीप पोपली की। ये पोपली जो शख्स है, जो इंसान है, ऑफिसर है, ये पुराने ज़माने का PCS ऑफिसर हुआ करता था, जिसको हम लोग प्रोविंशियल सिविल सर्विस कहते हैं, पंजाब सिविल सर्विस। ये जो नॉर्मली SDM, पहले तहसीलदार, फिर SDM, वो जो ऑफिसर हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिनको कहते हैं, बेसिकली उस पोस्ट का ऑफिसर था संदीप पोपली। 2008 में इसको IAS का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का स्पेशल ग्रेड मिलता है और वो PCS से IAS अफसर बन जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इस शख्स के पास से जितनी संपत्ति मिली है वो एक हिसाब से देखा जाए तो पंजाब के करप्ट अफसरों की तुलना में बहुत कम है। आपको हैरानी होगी कि करोड़ों रुपए की संपत्ति मिली तो कम कैसे है। हुआ कुछ ऐसे कि 98 में इस आदमी का करप्शन का सिलसिला 1998 में शुरू होता है, मतलब आज से 24 साल पहले। 24 साल तक ये शख्स बड़े लेवल पे करप्शन करता रहा, लेकिन किसी की निगाह इसकी तरफ नहीं गई, क्योंकि सब मिल बांट के खाया जाता था। कांग्रेस की और अकाली दल की सरकार थी, सब ने मिल के खाया, सब अफसरों से खाया। एक एग्ज़ाम्पल जो आज मेरे एक दोस्त ने लुधियाना से भेजी है, और वो शख्स को और नहीं, एक बड़ा पुलिस ऑफिसर है। 98 में वो पुलिस ऑफिसर नहीं था, कॉलेज का स्टूडेंट था। उसका गांव मैं पूरी डिटेल नहीं दूंगा, क्योंकि नहीं तो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट वाले और पंजाब पुलिस उसके पीछे लग जाएगी। उस आदमी के गांव के पास 98 में एक फोकल पॉइंट बन रहा था। उसके लिए सरकार ने किसानों की ज़मीन खरीदनी शुरू की थी। उस गांव के तकरीबन 50 लोगों की ज़मीन, किसी की आधा एकड़, किसी की 1 एकड़, किसी की 2 एकड़, इस तरीके से कम से लेके ज़्यादा तक लोगों की ज़मीन जो थी वो एक्वायर की गई, सरकार ने खरीदी। और उस फोकल पॉइंट के लिए ज़मीन खरीदने का पूरा काम इसी संदीप पोपली ने किया था, जो तभी PCS ऑफिसर था। तो जो मुआवजा सरकार ने फिक्स किया था उसके मुताबिक सब लोगों की ज़मीन का पैसा देने के लिए चेक बनाए गए। उसमें कुछ चेक थे जो वो कोई 50,000 का, कोई 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का, और कुछ 5 लाख, 7 लाख, 20 लाख, इस किस्म के बड़े चेक थे। आज से 24 साल पहले बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो ये जो मेरा दोस्त है पुलिस ऑफिसर, हमारी चैनल का एक श्रोता भी है, शुरू से हमारे साथ जुड़ा हुआ है,
बहुत बढ़िया ऑफिसर है और उसका बहुत अच्छा नाम है। तो उस ऑफिसर के परिवार की भी कोई अच्छी खासी ज़मीन एक्वायर की गई, उनका भी चेक बना। और ये तो स्टूडेंट था, लेकिन इसको पूरी कहानी याद है। हुआ कुछ ऐसे कि पोपली, जो संदीप पोपली आईएएस, आज पंजाब सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट की गिरफ्त में है, उसका आज जुडिशियल रिमांड बढ़ा दिया गया और जेल भेज दिया गया है। फिलहाल वो एक हॉस्पिटल में है। क्या तो इन भाई साहब ने वहाँ पे सब लोगों के चेक तैयार किए, जो तो छोटे अमाउंट के चेक थे, छोटे मतलब 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख तक। वो चेक तो लोकल पीसीएस अफसर को, एसडीएम को दे दिए कि आप ये किसानों को बांट देना। और जो बड़े चेक थे 4, 5, 6, 8, 10, 50 लाख वाले, वो अपने बैग में डाल के पंजाब के उस रिमोट गाँव से ये साहिब चंडीगढ़ आके अपने ऑफिस में बैठ गए। अब वो किसान जिनका अमाउंट ज़्यादा था, वो अपने गांव से 6-7 घंटे का सफ़र करके चंडीगढ़ इनके ऑफिस में आते थे और ये हफ्ता 10-10 दिन उनको बाहर बैठा के रखते थे। फिर वो किसान दुखी होके ऑफ़र करते थे कि साहब आपको जो थोड़ा बहुत पैसा चाहिए आप ले लो, हम कैश आपको दे देते हैं, हमारा चेक हमें दे दीजिए, हमारी ज़मीन भी गई और चेक भी नहीं मिल रहा, जो बना पड़ा है। तो इस ऑफिसर ने उन सब लोगों से पैसे ले लेके, अपना कमीशन ले लेके उनके चेक उनको दिए, ऐसे जैसे कि उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। तो मेरे उस दोस्त ने मुझे एक नोट लिख के भेजा है, अनफॉर्चुनेटली वो पंजाबी में है, वो पूरा किस्सा उन्होंने बयान किया है। मैं आपको वो दिखा सकता था, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन वो उसकी कहानी मैंने आपको सुना दी। तो मेरे इस दोस्त के परिवार को भी 8 दिन चंडीगढ़ के सराहों में छोटे मोटी लॉज में रहना पड़ा और 8 दिन के बाद अच्छे खासे पैसे लेके उनको उनका चेक दिया गया। वो आदमी एक ज़िम्मेदार पुलिस ऑफिसर है जो ये बयान दे रहा है। अब 1998 से 98 से ये संदीप पोपली इस किस्म के काम करते आ रहा है। किसी भी पुलिस ऑफिसर ने, विजिलेंस ब्यूरो ने, एंटी करप्शन ने, उसके सीनियर ने, उसके जूनियर ने कभी कोई इसके कारनामों की शिकायत नहीं की होगी तो उसकी सुनवाई नहीं हुई और ना इसको किस आदमी ने पकड़ा। और अब 24 साल में जब उसके घर में रिकवरी होती है, वो अपने आप में एक दूसरी कहानी है कि रिकवरी इतनी देरी से क्यों की गई। इसकी अरेस्ट के पूरा 1 हफ्ते के बाद विजिलेंस ब्यूरो की सर्च टीम उनके घर पे पहुंचती है। चंडीगढ़ के 11 सेक्टर में, जो वन ऑफ द पॉश सेक्टर्स है, बहुत महंगा सेक्टर है। एक एक कोठी वहाँ पे जो है वो 15, 20, 25 करोड़ रुपए की है। उनमें से एक कोठी में ये संदीप पोपली जी रहते हैं, आईएएस अफसर। उनके घर की जब तलाशी ली गई 1 हफ्ता, मुझे यहाँ पे एक शक की सुई आपको बताता हूँ कि जब एक आदमी को आपने करप्शन चार्जेस में पकड़ा, आपका फ़र्ज़ बनता है कि विदिन 24 घंटे, 24 आवर्स या 48 घंटे, 48 आवर्स में उसके घर पे सर्च ऑपरेशन चलता है, डॉक्यूमेंट ढूंढे जाते हैं, रिश्वत की हुई काली कमाई से खरीदा हुआ सामान पकड़ा जाता है, जिसमें गहने होते हैं, जवाहरात होता है, प्रॉपर्टी के पेपर्स होते हैं, लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं, फार्म हाउसेस के किस्से होते हैं, बैंक बैलेंस होता है, बैंक लॉकर्स होते हैं या घर में लॉकर्स होते हैं। लेकिन पंजाब पुलिस के विजिलेंस ब्यूरो जो एंटी करप्शन का काम करता है, उसने 1 हफ्ता तक इनके घर में सर्च ऑपरेशन नहीं किया। मतलब दूसरे माने में इसका ये मतलब होता है कि उस शख्स की फैमिली को पूरे 7 दिन दिए कि आप अपना इल गॉटन मनी, जो आपने रिश्वत की कमाई से जो खरीदा है, उसको इधर उधर कर दो। कहीं ना कहीं कोई सौदेबाजी तोड़ पानी हुई होगी, जिसमें बहुत सारा सामान, पेपर अपनी जगह से हटा दिए गए होंगे, लेकिन उसकी खबर विजिलेंस ब्यूरो को थी।
खबर इसलिए थी कि पूरी प्रॉपर्टी, फर्ज करो वो 20 करोड़ की निकलती है, उसमें से कोई ना कोई एक हिस्सा कुछ करप्ट ऑफिसर्स ने, एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने कुछ सौदेबाजी की होगी कि आप पूरा बता दो, उसमें से इतना हम रख लेंगे, इतना आपके पास रहने दें, बाकी हम जमा करवा देंगे। कुछ वो तोड़ फोड़ के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया, और जब कहीं वो बात नहीं बनी, कोई लेन देन में कोई गड़बड़ हुई, तो 1 हफ्ते के बाद, वो भी उस दिन जब उस शख्स का रिमांड ख़त्म हो रहा था, 1 हफ्ते का, नया रिमांड अभी मिला नहीं था, एक तरीके से वो शख्स इनकी गिरफ्त से बाहर था। उस आदमी को उसके घर पे ले जाया जाता है कस्टडी से, सर्च करने के लिए उसकी हाज़िरी में। और उसके घर के विजिलेंस ब्यूरो का ये कहना है कि एक आउट हाउस में, घर के अंदर जो एक छोटा स्टोर बनाया हुआ था, पीछे वाले आंगन में या कहीं और, मेन जो कोठी है उनकी, उसमें नहीं, ये विजिलेंस ब्यूरो का कहना है। तो उस आउट हाउस में से हमने, ये मतलब विजिलेंस ब्यूरो ने 9 किलो सोने की ईंट, ब्रिक्स, गोल्डन ब्रिक्स, 1-1 किलो की 1-1 ईंट बरामद की। उसके साथ बहुत सारे सोने के बिस्कुट बरामद किए। एक हिसाब से समझो 10 किलो सोना उस शख्स के उस स्टोर रूम से, जो उसने घर के बाहर बनाया हुआ था, वहाँ से बरामद किया। उसके अलावा बहुत सारे और गहने मैंने, कोई 3-4 लाख रुपए की कैश भी इनको वहाँ से मिला, कुछ चांदी के सिक्के मिले, कुछ सोने के सिक्के मिले, 3 चांदी की 1-1 किलो की ईंट भी बरामद हुई। उसके साथ कहते हैं कोई डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए, लेकिन उसका खुलासा अभी तक विजिलेंस ब्यूरो ने नहीं किया है। अब अगर खाली सोने की बात करें, तो 10 किलो जो सोना है, वो अगर 50 लाख का 1 किलो आता है, तो 10 किलो सोना 5 करोड़ का हो जाता है। अब मुझे आप बताइए कि ऐसी कौन सी जादू की छड़ी थी उस शख्स के पास, जिसने अपनी सर्विस के दौरान, जो उसको कोई पहले 50-60 हज़ार सैलरी होगी, बाद में 1 लाख 1.25 लाख सैलरी होगी आज के दिन में, तो इतने खर्चे करने के बाद जो कोठी बनाने के लिए लोन भी लिया होगा, उसके इंस्टॉलमेंट भी भरते होंगे, बच्चों की पढ़ाई भी करवाई। जो बेटा सर्कमस्टांसर के अंदर मर गया, उसने LLB किया हुआ था, अभी जुडिशल का एग्ज़ाम दे रहा था मजिस्ट्रेट बनने के लिए। तो इतने खर्चे करने के बाद उस सैलरी में से इतने करोड़ कैसे कमा लिए, ये विजिलेंस ब्यूरो को 24 साल तक पता नहीं लगा। उसके बाद शख्स ने वो कोठी भी बनाई जो करोड़ों की है, कम से कम 10 करोड़ की लगा लो, आज के दिन में होगी ज़्यादा। उसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टी भी होगी, बैंक बैलेंस भी ज़रूर होगा। और ये सब पकड़े जाने के बाद किसी बात का खुलासा पुलिस ने नहीं किया कि हमें उसके घर से क्या मिला। इसका पर्दाफाश कैसे होता है? जब सर्च पार्टी उसके घर में है, तभी उसके बेटे और उसकी बीवी, उन लोगों ने इनके काम करने के तरीके पे ऑब्जेक्शन उठाया कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती हमसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप ज़बरदस्ती हमारा ये ताला नहीं तोड़ सकते। इस किस्म की बहस होती है। उस बहस के बाद बेटे को ऊपर वाले कमरे में ले जाया जाता है, जो उसका बेडरूम होता है। ये परिवार का कहना है। पुलिस का क्या कहना है वो आपको बताऊंगा मैं। इस शख्स को, बेटे को, जो 26 साल जिसकी उम्र बताई जाती है, उसको उसके रूम में ले जाया जाता है। और जैसे कहते हैं पंचनामा बनाने के टाइम के किसी विटनेस के सिग्नेचर करवाने हैं, जहाँ बाप के सामने बेटा बालेगा, उससे कुछ स्टेटमेंट लेनी होगी, तो वहाँ पे इन लोगों की तू मैं होती है। बेटा जो है वो अपने रूम में पुलिस के ऑफिसर के साथ बहस मुबासा होता है। पुलिस का कहना है कि बेटे ने रिवॉल्वर निकाला, 7.16 बोर का पिस्टल, और पुलिस वाले का कहना है कि हम डरे, हमने अपने बचाव के लिए पूरा इंतज़ाम किया, लेकिन उस आदमी ने गर्मा गर्मी में अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लिया। अब मुझे बताइए, जिस आदमी के घर से
उसकी माँ है, उसका बाप है जिसको आप साथ में लेके आए हो। वो लड़का अपने रूम में अकेला है। माँ का कहना है कि मुझे ऊपर नहीं जाने दिया, ज़बरदस्ती मुझे रोका। मैंने सीढ़ियों में से नीचे ऊपर देखा फर्स्ट फ्लोर पे, तो मेरे बेटे को गोली मारी जा रही थी। पुलिस वालों ने मेरे बेटे को मारा है। खैर, वो दुखी माँ बाप हैं, उनका बेटे की डेथ हो गई है। वो उनको तो कहेंगे कि मारा है, लेकिन पुलिस का ये कहना कि उसने सुसाइड किया, जब किया हम वहाँ पे थे ही नहीं। देखिए कितनी सफेदी से इस बात को छुपाया जा रहा है। उनका कहना है कि हम तो उसके घर में गए ही नहीं, हमने जो रिकवर किया वो सब का सब उस एक स्टोर रूम से रिकवर किया है जो घर के बाहर है। कोई दुनिया में इस बात को मानेगा? आप एक आईएएस अफसर के घर पे छापा मारने जाते हो, वहाँ से डॉक्यूमेंट रिकवर करने जाते हो, इल गॉटन मनी को रिकवर करने जाते हो, गहना जवाहरात सीज करने जाते हो, और घर में नहीं जाओगे आप? कोई मानेगा इस बात को? उसकी रेसिडेंस पे रेड करते हो और कहते हो कि हम उसके घर में गए ही नहीं। और मुझे बताइए दुनिया में कौन सा ऐसा शख्स होगा जो 10, 12, 14 करोड़ रुपया अपने घर में नहीं रखेगा, बाहर एक छोटा सा कोई सर्वेंट क्वार्टर होगा या आउट हाउस गराज के पीछे बनाया होगा, वहाँ पे रखेगा जहाँ पे वो निगाह नहीं रख सकता। पड़ोसी के घर से दीवार फांद के कोई ताला तोड़ के उसका सामान निकाल के ले जाए तो कोई छोड़ेगा? तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी इसमें साजिश है जिसको छिपाया जा रहा है और उसको दूसरी तरफ ले जाया जा रहा है। तो अब मुझे आप बताइए कि जिस आदमी के घर पे आप रेड मारने जाते हो उसके घर में जाते ही नहीं हो, और बाद में ये बयान आता है कि हमें उस आदमी के सुसाइड करने की या मरने की खबर रास्ते में मिली। जब हम उसका घर छोड़ के रिकवर की हुई चीज़ें लेके विजिलेंस ब्यूरो के ऑफिस में आ रहे थे, तभी हमें उसके मरने की इस इंसिडेंट की खबर मिलती है। और उसके साथ साथ इमीडिएटली चंडीगढ़ के एसएसपी का बयान आता है कि ये जो गोली चली थी वो सुसाइड था। अब बताइए, अभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, तहकीकात नहीं हुई, विजिलेंस का बयान आने के बाद चंडीगढ़ पुलिस का एसएसपी बयान दे देता है कि ये इसका केस ऑफ सुसाइड। अब मुझे बताइए उसने इतनी जल्दबाजी क्यों की? उसका कारण है क्योंकि वो ऑफिसर पंजाब सरकार का ऑफिसर है, पंजाब काडर का आईपीएस ऑफिसर है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी पे और डेपुटेशन है। कल को उसको डेपुटेशन कंप्लीट करके वापस अपने पेरेंट काडर चंडीगढ़ में आना है। वहाँ आएगा तो अगर वो उल्टा सीधा बयान देगा, पंजाब सरकार का पक्ष नहीं रखेगा, तो उसका क्या हाल होगा आप सबको मालूम है। उसने जल्दबाजी से बयान दे दिया। अब देखिए, मैंने उस परिवार के लोगों से बात की, उसकी बीवी और उनसे नहीं, जो और रिश्तेदार वहाँ पे थे, कुछ इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी हैं और कुछ सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं जिनसे मैं आज सुबह से बात कर रहा था। उनके मुताबिक और मेरे अपनी सोच के मुताबिक जो प्रोबेबल सिनेरियो लगता है क्या हुआ होगा, मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हुआ कुछ ऐसे कि पूरे लेन देन के मामले में तू मैं होती है, आपस में बहस होती है, टेम्पर राइज होते हैं, गुस्सा आता है, गाली गलौज होती है। उसमें वो गुस्से में लड़का अपना वेपन निकालता है। हो सकता है कि पुलिस वालों ने भी थ्रेट किया हो कि आप अगर ऐसे करोगे तो देखो, उसने वेपन निकाली तो पुलिस वालों ने भी वेपन निकाला होगा। लेकिन पुलिस वाले फिर भी इस किस्म का हालात में गोली चलाने से किसी के घर में ज़रूर परहेज़ करेंगे, मैं ये बात मानता हूँ। जितने मर्जी सौदेबाजी करने गए हों, आदमी को मारने की हिम्मत नहीं करेंगे। उन्होंने ये कोशिश किया होगा कि उस लड़के के हाथ में जो रिवॉल्वर पिस्टल था उसको किसी तरह उससे हाथ से छीना जाए। उस छीना झपटी में कहीं वो गोली चली जो उस लड़के को लगी। ये एक्सीडेंटल डेथ इसलिए मैं कहता हूँ जिसमें पुलिस का हाथ जरूर है।
बिना पुलिस की हाथों-पाई पे वो गोली उसको नहीं लग सकती थी। अगर उस आदमी ने अपने आप को गोली मारनी होती तो इतने घंटों से उसके घर में रेड सीजर हो रहा था, वो पहले मार लेता, या इनके जाने के बाद मार लेता कि उसको नमोशी थी कि हमारा सब लुट गया, जा क्या हुआ। उनके हाज़िरी में वहाँ गोली लगने का कारण एक ही है। मैंने 3-4 बड़े क्रिमिनल एडवोकेट से बात किया, 2 सीनियर रिटायर्ड आईजी लेवल, एडिशनल डीजी लेवल के ऑफिसर से बात किया, और जो उस जगह पे लोग देख रहे थे सब ड्रामा, उनसे बात की। सबका कहना है कि जब ये हादसा होता है विजिलेंस की टीम उस घर में मौजूद थी और उनकी हाज़िरी में ये हुआ है। उसके बाद टीम वहाँ से निकलती है और इस पूरे किस्से से ध्यान हटाने के लिए इमीडिएटली वो सब आइटम्स की तस्वीरें मीडिया को रिलीज़ कर दी जाती हैं कि हमने इनके घर से ये पकड़ा। वो सब सजा के ब्रेक्स, गहने वहने, सिक्के विक्के, कैश सब टेबल पे टिका के फ़ोटो खिंचा के मीडिया को रिलीज़ कर दी, और पूरा मीडिया इस टेंशन को लेके बैठ गया कि आइए इसके घर से इतना सोना मिला, इतना चांदी मिला, इतना कैश मिला, और वो भूल गए कि उस घर में एक शख्स की मौत भी हुई है जिसका इस पूरे किस्से से कोई लेना देना नहीं था। तो 24 साल की अपनी नाकामी को किस तरीके से विजिलेंस ब्यूरो ने छुपाने की कोशिश की, और उनको चाहिए ये था कि चलो अगर एक्सीडेंटली गोली लग भी गई, आपने नहीं मारा तो इसको डर के भागने की ज़रूरत क्या थी, छुपाने की बात क्या थी। उसको हॉस्पिटल लेके जाते, उसका इलाज करवाते, पंचनामा करते, आप भी पुलिस वाले हो, इनिशियल रिपोर्ट बनाते, बाद में चंडीगढ़ को हैंडओवर कर देते। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया। उसका कारण एक ही है कि कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की बात हो रही है। अब देखना ये पड़ेगा कि इस पूरे केस की हकीकत कब और कैसे सामने आती है। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।